हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं वांडरवाल बल की गणना किस प्रकार से की जाती है ना। वांडरवाल बल आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वांडरवाल बल जो होता है दो विभिन्न अणु, जो विभिन्न अणु कैसे रहेंगे, अध्रुवित अणु है ना। तो दो विभिन्न अध्रुवित अणुओं के बीच में लगने वाला क्या होता है, एक अल्प आकर्षण बल होता है। और इस अल्प आकर्षण के बल के कारण दोनों अणु एक दूसरे से आणविक आबंध के द्वारा बंधे रहते हैं। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, वांडरवाल बल कहते हैं, है ना। यह आप देख सकते हैं, हमारे पास में दो अध्रुवित अणु है या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें प्रथम मॉलिक्यूल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कैसी है, लेस है, मतलब कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो वो किसका काम करेगा, धनायन का काम करेगा। वैसे ही दूसरे परमाणु की हम बात करते हैं, सॉरी अणु की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसी है, ज़्यादा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो किसका काम करेगा, ऋणावेशन का काम करेगा, है ना। तो जब यहाँ पर दो अणु है और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक धन बन गया और दूसरा क्या बन गया, ऋण बन गया। तो धन और ऋण के बीच में क्या लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा। और इसी आकर्षण बल के कारण दोनों अणु क्या होंगे, एक दूसरे से बंधे रहेंगे। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, इसी आकर्षण बल को हम कहते हैं वांडरवाल बल, है ना। तो ये वांडरवाल बल की जो प्रकृति है, प्लस और माइनस जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे दोनों अणु, ये इनकी बल की प्रकृति आकर्षणात्मक रहेगी। और आकर्षणात्मक किस प्रकार से होगी, इसको अपन न्यूमेरिकली भी देखेंगे। और जब ये आकर्षण बल होगा तो इस आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होगा, है ना। इसको भी देखने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वांडरवाल बल क्या है, दो विभिन्न क्या अध्रुवित अणुओं के बीच में लगने वाला अल्प आकर्षण बल क्या कहलाता है, वांडरवाल बल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, या आप देख सकते हो वांडरवाल बल की डेफिनेशन दी है, किन्हीं दो अध्रुवीय या अध्रुवित अणु या परमाणु के मध्य लगने वाले अल्प आकर्षण बल को क्या कहते हैं, वांडरवाल बल कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि पहले ये जो अणु थे, दोनों अणु ये कैसे थे, अध्रुवीय थे, है ना। मतलब उसमें ध्रुवणता का गुण उत्पन्न था क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही इनको जब हम पास में लेकर आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, एक वांडरवाल बल लगेगा। और इसी वांडरवाल बल के कारण उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, कुछ क्षण के लिए या क्षणिक क्या उत्पन्न हो जाएगी, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी या ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है ना। क्या मतलब, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इस आकर्षण बल के कारण, किसके कारण, जो आकर्षण बल है हमारा वांडरवाल बल, इनके आकर्षण बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, क्षणिक भर के लिए पोलैरिटी या ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इसी ध्रुवता के कारण हम उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हमने वांडरवाल बल की अन्योन्य क्रिया के आधार पर बल को देखने का प्रयास किया। क्या था बल, यह एक प्रकार की क्या है, वीक इंटरेक्शन बल है ना, या अल्प आकर्षण बल है, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवीय अणु के बीच में लगता है ना। और इस इंटरेक्शन के कारण क्या जनरेट हो जाता है, वांडरवाल बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो एक दूसरे को क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, बांधे रखने का काम करता है, किनको, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 2 से 10 किलो कैलोरी मोल का होता है, ओके। अब चूंकि हमको पता है वांडरवाल बल या आणविक आबंध के जो उदाहरण है वो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, है ना, जेनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती है ना। और इस अक्रिय गैसों का प्रत्येक परमाणु या अणु क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव नहीं होता है ना। मतलब वो नॉन पोलर होता है ना, ध्रुवित नहीं होता है वो। तो जब इन्हीं दो परमाणु को जब हम आपस में लेकर आ जाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, क्षणिक ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जैसे हमने देखा था वांडरवाल बल के कारण उत्पन्न होती है ना। लेकिन आणविक आबंध या वांडरवाल आबंध के कारण इनमें क्षणिक क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसका द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है ना। ध्रुवणता उत्पन्न हो जाना, इसका मतलब क्या हो जाना, ध्रुवणता उत्पन्न होने का कार्य ये है कि उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। मतलब यहाँ पर हम देखो किस प्रकार से एक हमने 12वीं में पढ़ा हुआ कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है,
एक समान विद्युत क्षेत्र है। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से रखते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र में ये प्लस आवेश हो गया और ये माइनस आवेश हो गया, तो इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है एफ इस डायरेक्शन में, और इस पर भी क्या लगता है, एक बल लगता है एफ इस डायरेक्शन में, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है ना, बराबर है। मतलब इसमें ये जो अणु दिख रहा है, एक प्लस और एक माइनस, है ना, इस प्लस माइनस आवेश में प्लस माइनस जो अणु के कारण जो बना है अपना, है ना, नॉन पोलर अणु, इसमें क्षणिक ध्रुवणता उत्पन्न हो रही है। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की ओर क्या उत्पन्न होने का काम करता है, क्या करने का काम करता है, घूमने का काम करता है, जिसके कारण प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और इसी आंशिक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, क्या होगा, अध्रुवीय अणु पर जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी प्रबलता जो रहेगी, है ना, उसकी प्रबलता किस पर डिपेंड करेगी, उसको हमने जिस विद्युत क्षेत्र में लगाया है उस पर डिपेंड करेगी। मतलब P डैश इज प्रोपोर्शनल टू E, है ना। अब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाना है तो एक नियतांक लेना पड़ेगा, और इस नियतांक को अपन ने क्या ले लिया, अल्फा डैश ले लिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित है, दिख रहा है आपको। मतलब यहाँ पर जो ध्रुवणता जनरेट हो रही है, ये जितना भी क्या कर रहा है, ये जितना भी इधर ध्रुवित हो रहा है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ये इधर ध्रुवित होगा, ये इधर ध्रुवित होगा, है ना। तो ये इसकी ध्रुवणता की जो प्रबलता है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसको जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी, है ना। मतलब P डैश इज प्रोपोर्शनल टू E, है ना। अब ई जो है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन ने ध्रुवणता नियतांक ले लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि चूंकि अक्रिय गैस का प्रत्येक परमाणु कैसा होता है या अणु कैसा होता है, स्थायी ध्रुवीय नहीं होता है, बल्कि आणविक आबंध के कारण इसमें क्षणिक ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसका क्षणिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः दोनों अणु के मध्य आकर्षण बल इन्हीं द्विध्रुव के कारण अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल या वांडरवाल बल जो है वो इन्हीं अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यदि एक विद्युत द्विध्रुव कितना है, P है ना, विद्युत द्विध्रुव कैसा है, P है, तो इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E होगा, है ना। मतलब हम यदि एक द्विध्रुव की बात करते हैं, है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, और इस प्लस और माइनस के कारण किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं जो कि थीटा एंगल पर जुड़ा है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इतनी होती है, E इक्वल टू P अपॉन में 4πε0, उसके अपॉन में कितना हो जाएगा, R, ये R3, है ना, ब्रैकेट में 1 अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉज स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पर क्या है 3 कॉज स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। तो इस बिंदु पर, ये वाला जो बिंदु लिखा है ना अपन ने, इस बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, इस बिंदु पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है E की वैल्यू, है ना। तो यहाँ हम यदि द्विध्रुव, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P है, तो इसके केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इक्वल टू P अपॉन में 4πε0 R3, है ना, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉज स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 1। मतलब ये विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास, ये वाली, है ना। अब हम जो इस विद्युत क्षेत्र जब हम लगाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण किसी जो अध्रुवीय अणु है, मतलब उस विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी अध्रुवीय अणु को रखेंगे तो उस अध्रुवीय अणु पर क्षणिक ध्रुवणता उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण उसका प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये स्थायी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है और ये क्या है, अस्थायी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है। तो अस्थायी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P डैश इक्वल टू कितना होगा, पहले तो हमने क्या लिया था, E की वैल्यू ली थी ये, उसके पश्चात जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो कितना, P डैश इक्वल टू कितना, अल्फा डैश इंटू कितना E। ये कहाँ से वैल्यू आई है, जब हम P डैश इस प्रोपोर्शनल टू लेते हैं E, मतलब इस पर जो आंशिक ध्रुवणता जो है वो उस पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करती है। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लेना पड़ता है और उस नियतांक की वैल्यू होती है अल्फ़ा डैश ले लिया हमने, है ना। यह आंशिक के लिए है, इसलिए हम इसको अल्फ़ा डैश लेते हैं। इंटू कितना हो जाएगा ई। तो यही वैल्यू अपन ने यहाँ समीकरण 2 में लिखी है। अब समीकरण ए से किसका मान रख देंगे, ई का मान रख देंगे। समीकरण ए से समीकरण 2 में ई की वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, चलो इसके बाद देखो हमें इसकी वैल्यू नहीं रखना है अभी, वैल्यू हम बाद में रख देंगे। ये जो पी डैश है ना, ये पी डैश कहाँ से कहाँ तक के वेरी करेगा, ये वेरी करेगा आपका, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0 थी। उस 0 से कहाँ तक के, जब जितना भी विद्युत क्षेत्र हम लगाएंगे, जितनी भी उसकी प्रबलता लगाएंगे उस पर, उसके मान पर निर्भर करेगा, या उस वैल्यू तक की 0 से लेकर ई तक के वो वेरी करेगा, है ना। और जब 0 से ई तक के वेरी करेगा तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर आएगी, है ना। क्योंकि जब हम इसको घुमाते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है और यही कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी है, तथा अस्थायी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी डैश है। इनके मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण कौन सी ऊर्जा जनरेट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा जनरेट हो जाती है। और इस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, U इक्वल टू 0। स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस में रहेगी, है ना, ऋणात्मक रहेगी। और ये कहाँ से कहाँ तक की वेरी करेगी, 0 से लेकर ई तक के, है ना। और इसमें वैल्यू रखना है कहाँ, किसकी, पी डैश, और ये किस में होगी, डी के फॉर्म में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए वेरी कर रहे हैं, इसलिए डी ई आएगा। ये पूरा समाकलन होगा कहाँ से, 0 से लेकर ई तक के, है ना। तो अब यहाँ पर पी डैश की वैल्यू जो हमने रखा था, पी डैश की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा डैश इंटू कितना, ई, ठीक है। तो उसी पी डैश की वैल्यू हमने क्या रख दी, अपन यहाँ रख दिया हमने कितना, अल्फ़ा डैश ई बराबर। अब यहाँ से अल्फ़ा डैश को क्या कर दो, बाहर निकालो, यहाँ पर अल्फ़ा डैश को बाहर निकाल दिया। अब 0 से ई, इसका समाकलन किसका करना है, इस ई का करना है। तो ई का समाकलन कितना हो जाएगा, E²/2, है ना। क्यों होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि समाकलन कितना है, x इंटू डी एक्स है, उसका समाकलन कितना हो जाता है, x² कितना 2, ठीक है। मतलब इसमें एक घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और वही जुड़ी वाली घात जो है वो 1 + 1 मतलब 2, वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ई का जब हम समाकलन करेंगे, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, E² कितनी आ जाएंगी, E²/2, ठीक है। अब इसकी लिमिट रख दो, है ना, कहाँ से, 0 से ई तक के, 0 से ई तक के लिमिट रख दी हमने। तो सबसे पहले हम लिमिट रखेंगे किसकी, अपर लिमिट रखेंगे, तो इस ई के जगह क्या आ जाएगा, ईच रखना पड़ेगा। तो E² कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, यदि 0 वैल्यू रखेंगे ई के जगह तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, ठीक है। माइनस अल्फ़ा डैश, यहाँ पर अल्फ़ा डैश कर देना, ठीक है, ठीक है। तो अल्फ़ा डैश कितना हो जाएगा, E²/2 माइनस कितना, 0। तो ये 0 का तो कोई औचित्य नहीं रहेगा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, माइनस अल्फ़ा डैश E² कितना 2। अब यहाँ से हमको क्या रखना है, ई की वैल्यू रखना है जो हमने इक्वेशन 1 में रखी थी, है ना। इक्वेशन 1 में ये वाली जो वैल्यू थी उसको रखना है हमको, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ वैल्यू रखना है हमको। U इक्वल टू, देखो ये 1/2 जो है वो उसको अपन ने बाहर निकाल दिया, माइनस चिन्ह है उसको भी बाहर निकाल दिया, है ना, अल्फ़ा डैश है उसको भी बाहर निकाल दिया, और ई की वैल्यू को हमने रखा ये, है ना, कितना, P/4πε0 r³ अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 + 3 cos² थीटा, और उसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है, मतलब ई का भी स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है ना। तो अब सामने क्या वैल्यू आ जाएगी, ये इसको जैसे का वैसे रख दो, -1/2 अल्फ़ा डैश, ठीक है। अब इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, P², 4πε0 का वर्ग कर दोगे तो ये हो जाएगा 4πε0 का वर्ग, आर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, r की पावर 6 हो जाएगी, और अंडर रूट से
इस पूरे पद का यदि वर्ग करूँगे तो अंडर रूट से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1 + 3 कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पद है कॉज स्क्वायर थीटा वाला, इसकी जो औसत मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसकी जगह ये पूरा पद जैसा का वैसा रखना है हमको, यहाँ से यहाँ तक के केवल इस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह रखना है कितना, 1/2। ठीक है, तो ये रख दिया हमने 1/2, पूरा पद जैसा का वैसा। ठीक है, अब यहाँ से ये है, ये हो गया टोटल कितना 3/2, और ये कितना 1, तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हो गया कितना 5/2। अब ये हो गया -1/2, ये अल्फ़ा डैश जैसा का वैसा लिखा है, पी स्क्वायर भी जैसा का वैसा। नीचे जो 4πε0 का स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लो, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, ε0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ε0 का स्क्वायर हो जाएगा, और R6 ये हो गया, और ये कितना आ गया 5/2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये 2 है, ये कितना है 16 है, तो 16 दूने कितने हो गए 32 हो गया, है ना, और ये 2 गुनी में, तो 16 दूने 32 दूने कितना हो गया 64, तो ये 64 लिख लिया हमने। पाई स्क्वायर लिख लिया जैसे का वैसा, ये यहाँ का ε0 का स्क्वायर ये भी लिख लिया यहाँ का। ठीक है, और R6 भी लिख लिया यहाँ का। ठीक है, और ऊपर जो 5 है उसको अपन ने सामने ले लाए, लेकर आ गए, तो कितना हो जाएगा -5, ये हो गया, और ये अल्फ़ा डैश जैसा का वैसा, और ये पी स्क्वायर जैसा का वैसा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास में, ये पूरी वैल्यू इतनी निकल कर आ गई, है ना। u = कितना -5 अल्फ़ा डैश पी स्क्वायर अपॉन में 64 पाई का स्क्वायर ε0 का स्क्वायर और 6 r⁴ तो यहाँ पर जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो दिख रही है वो प्रोपोर्शनल है 1/r⁴ के, r⁴ के, है ना। मतलब बहुत ही कम बल लग रहा है यहाँ पर, या स्थितिज ऊर्जा कैसी हो रही है, सबसे कम हो रही है r⁴ के रूप में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लिखा है हमने u इज़ प्रोपोर्शनल टू -1 r⁴ कितना 6। तो अब यहाँ पर अतः वांडर वाल क्रिस्टल में विभिन्न अणुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा क्या है, उनकी बीच की त्रिज्या के षष्ठम घात के क्या होती है, व्युत्क्रमणुपाती होती है। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, उनकी बीच की दूरी के षष्ठम घात जो r⁴ है उसके व्युत्क्रमणुपाती होती है ना। अब उनके बीच का बल निकालना पड़ेगा, तो बल हमें पता है, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है उसको अपन कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो बल F = कितना होता है, या हम एक चीज़ जानते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य जो होता है वो बल गुना कितना होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, और इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा भी कहते हैं। तो ऊर्जा = कितना हो जाएगा, F × dr होगा, है ना। और ये जो स्थितिज ऊर्जा वो कैसी है, ऋणात्मक है, तो -du = कितना हो जाएगा, F × dr। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -du/dr। ठीक है, और यही वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, देखो। तो जो बल है वो कितना हो जाएगा, -du/ कितना हो जाएगा, dr हो जाएगा, है ना। ये कहाँ से लिखा है अपन ने, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन से। तो इसी कार्य को अपन क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और ये ऋणात्मक कार्य होगा इसलिए -du हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो F × dr, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -du/dr। ठीक है, तो यहाँ से जो बल की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, F = -du/dr। अब जब यहाँ देखते हम कि u जो है ना, ये वाला जो u है वो क्या है, r⁴ का व्युत्क्रमणुपाती है, तो ये u की जगह अपन क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो माइनस जैसा का वैसा रख दिया, पहले माइनस क्या रखा है, जैसा का वैसा रखो, d/dr रखो, और u की वैल्यू रख दो कितना, -1/r⁴। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखा है अपन ने। d/dr, ये जो 1/r⁴ है वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, r⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और जब r⁻6 है तो ये इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है, ये -6 जो है वो सामने आ जाएगा, और उस -6 में एक घात जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी, उसमें से एक घात माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, देखो x⁻
-6 है तो ये हो जाएगा x⁻⁻6 माइनस 1 अपॉन सॉरी कितना हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं हम, x की पावर कितनी है 6 है, इसका जब हम अवकलन करेंगे, ये सॉरी -6 है तो उसका अवकलन करेंगे तो -6 x की पावर कितना हो जाएगा -7 है, एक उसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -6 r की पावर कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ से अपन -6 जैसा का वैसा, और ये r की पावर -7 को अपन 1/r की पावर 7 लिख सकते हैं। मतलब जो बल है वो कैसा है, -1/r की पावर कितना है 7 है। अब यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह दिख रहा है वो ऋणात्मक चिन्ह किसको शो करता है, विपरीत प्रकृति को शो करता है। मतलब यहाँ पर इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकर्षणात्मक प्रकृति को प्रदर्शित करता है। मतलब जो वान डेर वाल बल जो होता है उन दोनों अणु के बीच में आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। और उस आकर्षण बल का मान अल्प इसलिए होता है क्योंकि जो बल है वो दूरी के साथ में, यदि दूरी बहुत ज़्यादा होंगी तो बल कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण, मतलब डायपोल अन्योन्य क्रिया के कारण वान डेर वाल बल उनके बीच की त्रिज्या के सप्तम घात की क्या होती है, व्युत्क्रमणुपाती होती है ना, बहुत ही कम हम जिसको बोल सकते हैं, है ना। तो यदि दूरी बढ़ती जाएगी तो बल क्या लगते जाएंगे उनके बीच में, कम लगता जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वान डेर वाल बल्स को हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो वान डेर वाल बल क्या है, दो विभिन्न अणु की या अध्रुवीय अणु के बीच में लगने वाला अल्प आकर्षण बल है ना। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है, आकर्षणात्मक होती है और ये बहुत ही अल्प परिमाण का लगता है। ठीक है, थैंक यू।